औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर 16 के अंदर हमने ह्यूमन हार्ट को जो है वो डिस्कस करना है। सबसे पहले हम अपने हार्ट को हार्ड वर्किंग पंप बोलते हैं, क्योंकि इसका काम जो है वो बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना होता है। हमारी बॉडी में एवरेज तकरीबन 5 लीटर जो है वो ब्लड होता है, जो हर मिनट जो है वो पंप किया जा रहा होता है। अगर हम ओवरऑल एक दिन की बात करें तो 8000 लीटर जो ब्लड है उसको पंप किया जाता है, और वो वेसल्स में जितना फासला तय करता है वो तकरीबन 96,000 किलोमीटर जो है वो बन जाता है। अगर हम एवरेज ह्यूमन के हवाले से बात करें तो उसका एक मिनट के अंदर दिल जो है वो 70 टाइम्स जो है वो धड़कता है। अगर हम एक दिन की बात करें तो वो मोर देन 1 लाख टाइम जो है वो बन जाता है। और अगर एक एडल्ट जो है वो या एक ह्यूमन जो है वो 70 ईयर ज़िंदा रहता है तो उसके हवाले से अंदाज़ा लगाया गया है कि 2.6 बिलियन टाइम्स उसका जो हार्ट है वो बीट करता है विदाउट फटीगिंग, बगैर थके। अगर हम हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो हार्ट को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं लेयर्स के एतबार से। जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी, जिसको आप कनेक्टिव टिश्यू की लेयर कह सकते हैं, उसको हम एपिकार्डियम कहते हैं। जो मिडल वाली लेयर है वो एक्चुअल में मसल्स की बनी होती है, कार्डिक मसल्स की, जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। और जो इनर मोस्ट लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू और एंडोथीलियल की बनी होती है, जिसे हम एंडोकार्डियम कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट को हम 4 चैम्बर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें 2 जो है वो एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल है, मतलब कि लेफ़्ट और राइट के ऊपर मौजूद होते हैं। अब हम यहाँ से इसका सारा स्ट्रक्चर जो है वो समझेंगे। ये डायग्राम जो है वो बनानी मस्ट है, और इसकी लेबलिंग भी आपने ध्यान से जो है वो सीखनी है। जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ब्लू कलर के अंदर, इसको हम सुपीरियर वेना कैवा कहते हैं, और नीचे जो ब्लू स्ट्रक्चर है उसे हम इन्फीरियर वेना कैवा कहते हैं। इस सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा का फंक्शन ये है कि ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके तो राइट एट्रियम के अंदर लेकर आते हैं। अब जारी बात है, जो सुपीरियर वेना कैवा है वो ऊपर वाले हिस्से से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा, और जो इन्फीरियर वेना कैवा है ये नीचे वाले सारे हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। और जैसे ही ये राइट एट्रियम के अंदर ये ब्लड पहुंचता है तो इसको पंप कर दिया जाता है, कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल के अंदर। लेकिन याद रखिएगा कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में एक वेल्व होता है जिसको हम ट्राइकैस्पिड वेल्व कहते हैं। फिर उसके बाद जब ये राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है इसको फिर पंप किया जाता है, कहाँ पर? पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। जहाँ पर भी वर्ड पल्मो आ जाएगा उसका मतलब होता है लंग्स। तो ये पल्मोनरी ट्रंक से हमें ये आइडिया होता है कि यहाँ से जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ जाना है। तो पल्मोनरी ट्रंक जो है वो ऊपर जाकर डिवाइड हो जाती है राइट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, जो कि राइट और लेफ़्ट लंग्स की तरफ जो है वो ब्लड लेकर चले जाती हैं। फिर जैसे ही ब्लड जो है वो लंग्स के अंदर जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजनेशन उसकी होनी है, मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाता है। और फिर वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट और लेफ़्ट पल्मोनरी वेंस के ज़रिए पहुँच जाता है लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। फिर लेफ़्ट एट्रियम से ये जो ब्लड है इसको पंप किया जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर। और यहाँ पर भी जो है वो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में वेल्व होता है, जिसको हम बाइकैस्पिड वेल्व कहते हैं, क्योंकि इसके 2 फ्लैप्स मौजूद होते हैं। फिर जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है इसने पंप करना है ब्लड, और जब ये ब्लड पंप करेगा तो फिर ये एयोर्टा के अंदर ब्लड जो है वो चला जाता है, और फिर एयोर्टा से हमारी पूरी बॉडी के अंदर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको भेज दिया जाता है। मतलब कि हमारे ऊपर वाले पोर्शन में भी ये जो एयोर्टिक आर्च से आपको 3 ऊपर की तरफ कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे हेड, शोल्डर और आप कह सकते हैं कि जो आर्म्स होते हैं या नेक रीजन होती है, यहाँ पर ये ब्लड सप्लाई करता है। और जब ये नीचे जाएगा तो फिर नीचे पूरी बॉडी के अंदर ये ब्लड सप्लाई किया जाता है। तो ये बेसिकली सारा इसका स्ट्रक्चर था, और इसकी फ़ंक्शन की तरतीब थी कि ब्लड ने कहाँ कहाँ से होकर जाना है। तो आप इस डायग्राम से ये सारा जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये हम अब पढ़ने लगे हैं कि ये हार्ट काम किस तरीके से करता है, मतलब इसका मैकेनिज़्म क्या है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा राइट एट्रियम होता है उसके ऊपर एक ख़ास किस्म का टिश्यू मौजूद होता है जिसको हम साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म एसए नोड भी है, या इसको पेस मेकर भी बोला जाता है। पेस मेकर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हार्ट की एक्साइटेशन शुरू करवाता है। अब ये जो एसए नोड है, अब देखें इसका जो इसमें से जो नर्व्स वगैरह निकल रही होती हैं वो आगे कनेक्टेड होती हैं एवी नोड के साथ। अब एवी नोड क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड।
ये एक्चुअल में इंटर एट्रियल सेप्टम के करीब करीब पड़ा होता है, मतलब कि जो दो एट्रियम के दरमियान में सेप्टा है उसके करीब करीब पड़ा होता है। और इस एवी नोड से, इस आर्ट्रियोवेंट्रिकल नोड से आगे आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल निकलता है, जिसको बंडल ऑफ हिस भी जो है वो बोला जाता है। फिर ये जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है या बंडल ऑफ हिस है, ये आगे लेफ़्ट और राइट बंडल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है और पूरे नीचे वेंट्रिकल के अंदर फैल जाता है, और उन फाइबर्स को हम परकुंजी फाइबर्स कहते हैं। तो बेसिकली अब क्या होगा कि सबसे पहले मैसेज जो है वो ऐसे नोड से आएगा और ऐसे नोड से दोनों एट्रियम के अंदर फैल जाएगा। अब जैसे ही दोनों एट्रियम के अंदर फैलता है तो उसकी वजह से दोनों एट्रियम कंट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। जब भी वर्ड कंट्रैक्शन आएगा उसके लिए आप वर्ड सिस्टोल इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ये मैसेज पहुंचता है एवी नोड के पास, तो एवी नोड क्या करता है कि यहाँ पर बंडल ऑफ हिस या एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल के पास सारा मैसेज जाता है, वहाँ से परकंजे फाइबर्स और दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं वो फिर कंट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं कि दोनों वेंट्रिकल्स जो है वो कंट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स फॉर्म में होंगे तो उसको हम डायास्टोल का जो है वो नाम देते हैं। तो इस तरीके से इसमें मैकेनिज़्म जो है वो सारा चलता है। तो ये बेसिकली हमने हार्ट से रिलेटेड जो है वो बात की यहाँ पर। अब जो ये यहाँ पर लास्ट के ऊपर है कि हमारा जब ये हार्ट काम कर रहा होता है तो इसमें से एक हल्का सा करंट फ्लो जो है वो हो रहा होता है, जिसको आप अपनी बॉडी के ऊपर से एक ख़ास मशीन के ज़रिए रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी कहते हैं, या ईकेजी भी इसको बोला जाता है। और इसमें फिर वही जो सारी अभी हमने बात की है कि किस तरीके से ब्लड फ्लो होगा एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में, यानी कि सिस्टोल और डायसिस्टोल किसको बोलते हैं, वो बेसिकली सारी बात यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट जो है वो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो है वो हमने बात करनी है। ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या है? जब ब्लड किसी वेसल में से गुजर रहा होता है और उस दौरान वो वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है, जो फोर्स लगा रहा है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और मेनली याद रखिएगा कि ब्लड प्रेशर हमारे वेंट्रिकल्स की वजह से होता है। जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड एक प्रेशर के साथ अयोटा के अंदर और आर्टरीज़ के अंदर दाखिल होता है, तो उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर आपने मेजर करना हो तो आप सिस्टेमिक आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर करते हैं। अब सिस्टेमिक आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर से क्या मुराद है कि जो हमारा हार्ट के नीचे वाला जो सारा हिस्सा है, मतलब कि आप कह लें कि बाजू वगैरह हैं या लेग्स वगैरह हैं, इसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर काउंट करते हैं। तो उसके अंदर जो आर्ट्रिया का जो ब्लड प्रेशर है उसको हम जो है वो मेजर करते हैं, उसे हम कहते हैं सिस्टेमिक आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर। अब ये जो आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर है इसके अंदर एक बड़ी वैल्यू होती है और एक छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। जब हमारा वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, उस वक्त हमारी जो वेसल्स हैं उसमें ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, और जब मेजर किया गया तो उसकी जो वैल्यू है वो 120 mmHg आती है। लेकिन ज़ाहिर बात है, जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट किए हैं तो उसके बाद में रिलैक्स भी करना है। तो जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हुए तो उस वक्त थोड़ा सा प्रेशर जो है वो डाउन हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। कि जब रिलैक्स हो गए वेंट्रिकल्स तो उसमें जो वैल्यू है वो तकरीबन 80 आती है। अगर हम नॉर्मली देखें तो किसी का भी ब्लड प्रेशर मेजर करना हो तो उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 120/80 लिखी जाती है, जिसका मतलब ये है कि जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं तब प्रेशर जो है वो 120 है, और जैसे ही वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स करेंगे, डायस्टोल में जाएंगे, तो तब जो है वो 80 वैल्यू आती है। और ये जो हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं ये एक्चुअल में एक ख़ास डिवाइस के ज़रिए करते हैं, जिसको हम स्फिग्मेनोमीटर जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो उसके ज़रिए सारा ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर किया जाता है। लास्ट के ऊपर जी लिम्फेटिक सिस्टम के हवाले से हम बात करने लगे। जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एक ब्लड का सारा सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, इसी तरीके से एक और भी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। अब लिम्फेटिक सिस्टम से पहले हमने एक बात सीखनी है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज़ वगैरह जो हमारी टिश्यूज़ के इर्द गिर्द से गुज़र रही हैं, उन कैपिलरीज से कुछ लिक्विड, कुछ फ्लूइड जो है वो लीक होता रहता है। उस लिक्विड को, उस फ्लूइड को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो कहते हैं। उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं, उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकते हैं, कोई सेलुलर डेब्रिस वगैरह भी जो है वो उस पर मौजूद हो सकता है। तो अब इस लिम्फेटिक सिस्टम का काम ये होता है कि इसने उस फ्लूइड को दोबारा से ब्लड में शामिल करना है,
क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा, क्योंकि उसमें से जो वाटर है, जो प्रोटीन्स हैं वो ज़ाया होती जाएंगी और हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये उस लीकेज वाले जो फ्लूइड को, जिसको हम इंटरस्टिशियल कह रहे हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह रहे हैं, उसको वापस ब्लड के अंदर शामिल करता है। लेकिन होता क्या है कि वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड सबसे पहले शामिल होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर, और जैसे ही लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड शामिल होता है तो फिर हम उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं कहेंगे बल्कि उसे हम लिम्फ बोलेंगे। फिर ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं ये आगे बड़ी जॉइन करती है, मर्ज करती है और लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम लिम्फेटिक्स कहते हैं। तो लिम्फेटिक्स एक्चुअल में थिन वॉल्ड वेसल होती है जिनके अंदर वेल्व्स मौजूद होते हैं, और ये जो वेल्व्स हैं ये बैक फ्लो से बचाते हैं। मतलब कि जब एक दफ़ा लिम्फ अंदर एंटर हो गया तो अब वो वापस नहीं जाएगा बल्कि उसने फॉरवर्ड ही मूव करना है। इस स्लाइड के अंदर हम सीखेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम के 4 फंक्शन हैं। सबसे पहला फंक्शन अभी मैं आपके सामने डिस्कस किया कि हमारे ब्लड स्ट्रीम जो मतलब कैपिलरीज वगैरह हैं उससे जितना भी फ्लूइड बाहर सीप आउट होता है, लीक हो जाता है, तो उसको ये कलेक्ट करता है और दोबारा से ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल करता है। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट है कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे सेल्स में से निकलती हैं या हमारे ब्लड में से निकलती हैं, उसको भी दोबारा से ये ब्लड के अंदर शामिल करता है। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप कोई फैटी फूड खाते हैं, कोई लिपिड्स वगैरह आप खाते हैं, तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में से मेजर जो पोर्शन होता है लिपिड्स का, वो एक्चुअल में अब्जॉर्ब करके इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर शामिल कर दिया जाता है। और चौथा ये है कि अगर आपके ब्लड के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया है, कोई सेलुलर डेब्रिस वगैरह है, तो वो भी इस लिम्फेटिक सिस्टम में से गुजारा जाता है। इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर अभी हम देखेंगे कि लिम्फ नोड्स होंगी, तो उनमें से गुजारा जाता है ताकि उस डेब्रिस को, उन फॉरेन पार्टिकल्स को ख़त्म किया जा सके। तो बेसिकली क्या होता है कि लिम्फ, पहले हम देख लेते हैं कि लिम्फ क्या है। लिम्फ एक्चुअल में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो कि लिम्फ वेसल्स के अंदर आ गया हुआ है। अब इसने दोबारा से जो है वो हमारे ब्लड के अंदर जो है वो शामिल होना है। उसके अलावा हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर छोटे छोटे टिश्यूज़ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। इन लिम्फ नोड्स के अंदर जो है वो वाइट ब्लड सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। वो जैसे ही लिम्फ जो है वो इन लिम्फ नोड में से गुजरता है, तो ये जो लिम्फ नोड है ये एक तरह से चेक पोस्ट का काम करते हैं कि मतलब जैसे इनमें से लिम्फ गुजरता है तो उसमें से इन्होंने जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो डेब्रस सेल्स हैं, ये उनकी किलिंग कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, उनकी फैगोसाइटोसिस कर देते हैं और बॉडी के डिफेंस के अंदर जो है वो रोल प्ले करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो फ्लूइड है ये किस तरीके से वेसल्स के अंदर मूव करता रहता है, क्योंकि जब हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड के लिए तो हार्ट मौजूद है कि वो पंप करता है और ब्लड जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। तो लिम्फ को ऐसी कौन सी चीज़ जो है वो आगे प्रोपेल कर रही होती है, तो इसका एक ही आंसर है और वो ये है कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं, हम जो चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, इसकी वजह से इन लिम्फ वेसल्स के ऊपर प्रेशर लगता रहता है, स्क्वीज़ होती रहती है और आगे से आगे वो जो लिम्फ है वो चलता रहता है। अगर हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, तो मुख्तलिफ जो बर्ड्स हैं और जो मैमल्स हैं उनके अंदर लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं, जिसमें से जो है वो स्प्लीन है, एक बर्सा ऑफ फेब्रिसियस है बर्ड्स के अंदर, जबकि मैमल्स के अंदर थाइमस ग्लैंड, टॉन्सिल, एडिनॉइड वगैरह ये सारे मैमल्स के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। और इस लिम्फेटिक सिस्टम का अगर हम ओवरऑल फंक्शन देखें तो ये एनिमल डिफेंस के अंदर रोल प्ले करता है। कोई भी मतलब अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह का अटैक हो जाता है, कोई अंदर से कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से कोई केमिकल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये हमें पूरा डिफेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप लाजमी पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।